Okay, good morning बच्चों, good evening, good afternoon everyone. This is Darshan Kare live from Pune for the CA final new syllabus क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नवंबर 2019। दिल थाम के बैठे रहिए, कोई एक जगह पकड़ लीजिए जहां पे आप ये एनालिसिस देखना चाहोगे। हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसके पहले जो ओल्ड सिलेबस वाला है वो मुझे पर्सनली क्वेरी पूछ सकते हैं कि ओल्ड सिलेबस में उनको पेपर कैसा गया है और उनको क्या क्या फेस किया। मैं वहां पे उनकी क्वेरीज आंसर करूंगा। एज मैक्सिमम 90% ऑफ द क्राउड इज रिगार्डिंग न्यू सिलेबस, तो उसका एनालिसिस मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं क्योंकि इन सबकी क्वेरीज एक साथ हैंडल नहीं हो पाएगी। बट ओल्ड सिलेबस वाले आई कैन हैंडल, डोंट वरी, पर्सनली मैसेज कीजिए, आई विल बी देयर। सेकंड चीज, इंटर वालों के लिए एमसी नहीं है, इंटर वालों का 4-5 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। थर्ड चीज, मैंने एक एनालिसिस वाला पूरा का पूरा सिचुएशन बनाया है, ये आप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, वहां पे मैंने अपलोड किया है, वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिए। और ओवरऑल पेपर के ऊपर अगर मैं बोलूं सिंपली, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेपर है ये, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मुझे बहुत माफ करना, बट दिस पेपर वॉज नॉट मेड फॉर द स्टूडेंट्स जो सिर्फ रिविजन बैचेस या रिविजन के भरोसे पे या बूस्टर बैचेस के भरोसे पे पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। दिस पेपर इज नॉट मेड फॉर यू। ये अबव एट पार उनको ये पेपर काफी डिफिकल्ट लगा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप खुद को जरा परखने की कोशिश करना। रेगुलर बैच के स्टूडेंट भी अगर ये पेपर सॉल्व करने बैठे तो भी ये पेपर 3.5 से 4 स्टार मार्क वाला पेपर है जो टफ वाले कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस है और बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। 1-2 सवाल मैंने सुना गलत भी पूछे थे एमसीक्यू के। अब एमसीक्यू तो बच्चों मेरे हाथ में नहीं आ सकता, इंस्टीट्यूट वहीं ले लेती है, पर मैंने ये सुना था और बच्चों ने अगर मुझे बोला है तो मैं बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने एक सरफेस एरिया का सवाल पूछा था सेक्शन 29 पे, जो गलत है क्योंकि सेक्शन 19 तक के ही सरफेस एरिया एप्लीकेबल था नवंबर 19 एग्जाम के लिए। और दूसरा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीईआरटी के ऊपर पूछा गया था, यह भी गलत है। आज 21 तारीख है, मैं कल मेल लिखने वाला हूं 22 तारीख को बोर्ड ऑफ स्टडीज को, और मैं सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहूंगा, ये मेरी दिल से अपील है कि आपने भी ये इंस्टीट्यूट को बोर्ड ऑफ स्टडीज को मेल लिखना चाहिए कि ये 2 सवाल गलत है और इसके खिलाफ हमें एमसीक्यू में मार्क दिए जाए। यहां 1-1 मार्क से बंदा फेल होता है, यह गलत है। अगर आपने 24 जून को नोटिफिकेशन दिया है कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये सिलेबस में नहीं है। बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे, बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे, आपने उसको पूछना नहीं चाहिए। ये लिटरली गलत है और मैं आपके साथ हूं। मैं खुद इंस्टीट्यूट को मेल लिखने वाला हूं। आप भी कल ये मेल इंस्टीट्यूट को डालिए, प्लीज डालिए, कृपया करके डालिए। हमारे साथ हुआ है, आगे वाले किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपील है सभी स्टूडेंट से, प्लीज डू दिस। क्लियर है? चलो, सो अभी इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से। आप वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज वो बहुत काम में आएगी। उसके अंदर मैंने काफी एनालिसिस दिया, एक बार मैं वो फाइल भी आपको एक्सप्लेन करता हूं 2 मिनट के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। सो प्लीज डू दैट एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, सो लेट्स गो। फाइल एक बार डाउनलोड करिए, वी विल स्टार्ट विद दिस। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। यू आर द CFO एंड इन चार्ज ऑफ द लीगल कंप्लायंस ऑफ द लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया. The board of director our company are broad based and comprise a competent director who are Indian as well as foreign nationals. Mr. X, who is a director business development on the board, is very often on a business tour abroad. He approached you and wants to know from you the regulatory provision of the Companies Act 2013 relating to appointment of alternate director. Analyze the following situation and advise suitably. Mr. X, referring to the provisions of the Companies Act. फर्स्ट, अब उन्होंने पूछा है, पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा है यहां पे जरा ध्यान देना। वांट टू नो द रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए रेगुलेटरी प्रोविजन कंपनीज एक्ट के क्या है? तो पहली बात तो आपने इसके लिए टेंटेटिवली ये लिखना चाहिए कि अल्टरनेट डायरेक्टर कब लगेगा। दैट इज अ डायरेक्टर इज ऑन लीव, लीव इज मोर देन 3 months बट द लीव इज लेस देन 12 months। ठीक है, 12 मंथ से नीचे क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डायरेक्टर 12 महीने से ज्यादा लीव पे रहता है और 12 बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता तो सेक्शन नंबर 167 1B में वो वैकेट करवा जाएगा। क्लियर है? आपने अगर 167 1B वैकेशन ऑफ ऑफिस का पढ़ा होगा तो उस केस में उसको वैकेट करना पड़ेगा। तो लीव ये 3 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, पर लीव ये 12 महीने से कम होनी चाहिए। डायरेक्टर मस्ट गो अब्रॉड एंड द लीव इज विथ नोटिस। डायरेक्टर ये अब्रॉड जाना चाहिए और लीव ये नोटिस के साथ होनी चाहिए।
काय के साथ होनी चाहिए, नोटिस। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये आपके पहले कुछ पॉइंट्स आएंगे। फिर उन्होंने जो सवाल पूछा है, हाँ, और अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर का भी यहां पे पॉइंट आएगा। द अल्टरनेट डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ये चीज को आपने याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, अगर ये प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अलाउ किया गया है तो। ये चीज को आपने समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोले, या फिर ये जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से गाइड होना चाहिए। अब ये तो हम बेसिक प्रोविजन लिखेंगे कि क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। फिर उन्होंने पूछा है, टू हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर एंड हाउ मेनी वोट्स डज ही हैव इन वन बोर्ड मीटिंग। मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर, ये कितने पर्सन के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है और कितने वोट्स उनको देने पड़ेंगे। अब ये चीज को मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हालांकि ये कंपनीज एक्ट 2017 वाला अमेंडमेंट था, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। मैंने एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर ZNMD लिमिटेड, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा लिमिटेड का, जिसके अंदर 2 डायरेक्टर्स है। पहला डायरेक्टर है ऋतिक, दूसरा डायरेक्टर है फरहान, और ये दोनों डायरेक्टर लीव पे जा रहे हैं और एक साथ ही वापस आने वाले हैं। ZNMD में लीव पे जाते हैं वो आसमान से कूदने के लिए, सांड के आगे भागने के लिए, हाँ है ना। सो लीव पे जा रहे हैं और एक साथ ही वापस आ रहे हैं, तो क्या इनके जगह पे कटरीना को आप अल्टरनेट डायरेक्टर बना पाओगे दोनों के जगह पे एक साथ? तो सवाल का जवाब है बेटा नहीं। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का है, पर इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी है जो आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ZNMD लिमिटेड एक कंपनी है, ये मैं थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। ZNMD एक कंपनी है, दूसरी है MNMD लिमिटेड, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा लिमिटेड, मौत ना मिलेगी दोबारा लिमिटेड, ठीक है। एनीवेज, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा लिमिटेड में ऋतिक अगर डायरेक्टर है और मौत ना मिलेगी दोबारा में अगर फरहान डायरेक्टर है, और ये 2 सेपरेट कंपनी में डायरेक्टर है और ये दोनों अगर लीव पे जा रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में कटरीना को यहां पे भी अल्टरनेट डायरेक्टर बनना है फरहान के जगह पे, और ऋतिक की जगह पे भी अल्टरनेट डायरेक्टर बनना है एट द सेम टाइम, तो ये अलाउड है बेटा, इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये दूसरा केस। मैंने तीसरा केस ये लिया था कि ZNMD लिमिटेड और MNMD लिमिटेड, इसके अंदर अगर ऋतिक डायरेक्टर है और MNMD में भी ऋतिक ही डायरेक्टर है और ऋतिक ही लीव पे जा रहा है, ऋतिक ही लीव पे जा रहा है दोनों कंपनी से एक साथ, ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कटरीना उसके जगह पे दोनों कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर हो सकती है? तो मैंने आपको यह बताया था जरूर कि हाँ, ये दोनों जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर हो सकती है, लेकिन एक ही कंपनी में 2 डायरेक्टर के जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता। एक और चीज मैंने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से बताई थी कि अगर ZNMD लिमिटेड के 2 डायरेक्टर्स है, एक है ऋतिक और दूसरा है फरहान, फरहान जा रहा है अगर लीव पे, तो ऐसे सिचुएशन में ऋतिक इसके जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर हो सकता है क्या? ऋतिक खुद नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो क्या एलडी हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट कुछ ऐसा कहता है, पर्सन शॉल नॉट होल्ड 2 और मोर डायरेक्टरशिप इन अ सेम कंपनी फॉर इवन इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। तो ये 4 केसेस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इवन दो आप एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे, ये तो मुझे गारंटी है और ये मेरी दुआ है, बट फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू 4 केसेस आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? आगे जूनियर्स को गाइड करने के लिए भी काम में आएगा। ठीक है, ये हुआ आपका पहला। दूसरा, इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, अच्छा ये दूसरा सवाल है, हाउ मेनी वोट्स डज ही हैव इन वन बोर्ड मीटिंग? तो ऑब्वियस ये बात है, सिंगल वोट, इसके अंदर तो वही कोई दूसरी दो मत वाली बात नहीं है। If the original director joins the board meeting through video conferencing without returning to India, then video conferencing के through original director आ रहा है, then can an alternate director appointed in his place attend the same board meeting? क्या alternate director उसके जगह पे जो appoint किया है, क्या वो same board meeting attend कर सकता है? Yes. If yes, whose presence and the vote will be counted? देखो alternate director appoint बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है, मैंने अटेंड करने के लिए कुछ नहीं बोला, बिकॉज अटेंड करने के ऊपर कंपनीज एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओरिजिनल डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आया, अल्टरनेट डायरेक्टर फेस टू फेस आया, तो अल्टरनेट डायरेक्टर आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठा रहेगा और मस्त पिक्चर देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखेगा अच्छे से, एकदम मजा आएगा उसको, ताली बजाएगा, घर जाएगा। लेकिन उसका वोट, सवाल पूछा है हुज प्रेजेंस एंड वोट विल बी काउंटेड, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा ओरिजिनल डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर बोले एक बार उसे? ओरिजिनल डायरेक्टर का ही वोट काउंट किया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? ये चीज को बहुत क्लियरली मैं, अच्छा ये बात के ऊपर मैं ये भी बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहां अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफिस वैकेट कर देगा। बेटा ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया नहीं आया है,
ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया नहीं आया तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर विल वैकेट द ऑफिस। अगर आपने ऐसा लिखा होगा अल्टरनेट डायरेक्टर विल वैकेट द ऑफिस, तो बेटा आई एम वेरी सॉरी, मार्क्स कटने के चांसेस है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में वापस आए बगैर अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफिस नहीं छोड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? या वहां से जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं बोलता कि नहीं अल्टरनेट डायरेक्टर को निकाल दो, तब तक एटलीस्ट अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफिस नहीं छोड़ेगा। तो ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। नीचे क्वेश्चन नंबर सी, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वेयर अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर whose term is indefinite, then what will be the tenure of alternate director? Alternate director का tenure कितना है? Provided the original director does not return to India for a longer period, say 3 to 4 years. बड़ा ट्रिकी है बेटा, बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब मुझे एक आध दिन एक्सपेक्टेड था कि ये चीज होनी चाहिए, लिटरली एक दिन एक्सपेक्टेड था कि ये चीज होनी चाहिए। दिस इज स्ट्रेट अवे। अब इसके अंदर बताऊं कितनी मतलब कैसी कैसी चीजें इन्वॉल्व है। इसके अंदर इन्वॉल्व है सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर का, और इसके अंदर इन्वॉल्व है सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। बड़ा ट्रिकी दिया है ये, ठीक है। मैं मेरा ओपिनियन बोल रहा हूं, इसके ऊपर दूसरे ऑथर्स के ओपिनियन डिफर हो सकते हैं, तो कृपया करके इसको बवाल ना बनाए और इसको काफी अच्छे से समझे, बिकॉज मैं जो भी बोल रहा हूं लॉजिकल बोल रहा हूं, जितना मेरा स्टडी है, जितने मेरे एनालिसिस है उसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं। 167 अगर आप देखोगे, अभी कोई भी आप बुक रेफर कर रहे हो, डजेंट मैटर, 167 देखोगे तो उसके अंदर स्ट्रेट अवे बोला गया है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 167 सबसेक्शन बी वैकेशन ऑफ ऑफिस के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में अगर अपसेंट होता है, ही अपसेंट हिमसेल्फ, अपसेंट है मोर देन 12 बोर्ड मीटिंग्स, 12 महीने के बोर्ड मीटिंग से, 12 बोर्ड मीटिंग्स नहीं, 12 मंथ्स बोर्ड मीटिंग्स, 12 महीने के बोर्ड मीटिंग से अगर वो अपसेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में इट विल बी अ क्लियर केस ऑफ वैकेशन ऑन हिम। और बात बहुत सिंपल है, यहां ओरिजिनल डायरेक्टर अगर 12 महीने अपसेंट रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने ओरिजिनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया है या अल्टरनेट को? हमें काम किससे चाहिए? अगर हमको काम अल्टरनेट डायरेक्टर से ही होना चाहिए था तो हम अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करते ना, हम ओरिजिनल डायरेक्टर को अपॉइंट क्यों करते? तो ओरिजिनल डायरेक्टर 12 महीने इज मच मोर देन पीरियड सफिशिएंट। सो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर 12 महीने से ज्यादा अपसेंट रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहां पे आंसर आएगा कि अल्टरनेट डायरेक्टर का मैक्सिमम टेन्योर विल बी 12 मंथ्स। जब से ओरिजिनल डायरेक्टर जिस बोर्ड मीटिंग से गया है वहां से लेके 12 महीने के अंदर की जो लास्ट बोर्ड मीटिंग है वहां तक के इसका टेन्योर रहेगा ओरिजिनल अल्टरनेट डायरेक्टर का। और जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो गया, इफ ओडी वैकेट्स, ऑब्वियस सी बात है वो ऑफिस एएलडी को भी वैकेट करना ही पड़ेगा। सो यहां पे कंपनी बिना ओरिजिनल डायरेक्टर के 2-3-4 साल चलने का सवाल पैदा नहीं होता। ये मेरा ओपिनियन है। अगर किसी ऑथर का कोई दूसरा ओपिनियन है तो मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता। लॉ में इंटरप्रिटेशंस डिफर होते हैं, लेकिन ये 167(1)(b) वाला मुझे प्योर केस लगता है कि अगर ऐसा डायरेक्टर 12 महीने तक अपसेंट है तो ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेट डायरेक्टर आएगा। हाँ, उसमें भी 167(1)(b) में ही अपसेंट्स हिमसेल्फ लिखा है। ही अपसेंट हिमसेल्फ मतलब वॉलेंटरीली अपसेंट होना चाहिए, ठीक है, वॉलेंटरीली एब्सेंट होना चाहिए। उसका एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, तो जाके वैकेशन नहीं होगा, फिर अल्टरनेट डायरेक्टर चल सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया, तो अल्टरनेट डायरेक्टर को वैकेट करने की जरूरत नहीं है, फिर अल्टरनेट डायरेक्टर चल सकता है। बट आप प्रैक्टिकली भी सोचिए कि कोई भी अल्टरनेट डायरेक्टर को हम 12 महीने तक कैसे रखेंगे। एंड एनीवेज अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप में एनालाइज करो, मैं माइंड में इसके ऊपर 1-8 मिनट आपका ज्यादा ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों कि आपके कंसेप्ट इसके बारे में काफी क्लियर हो। अगर नहीं है तो बहुत सिंपल बात है, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर को ओरिजिनल डायरेक्टर को अगर जनरल मीटिंग ने अपॉइंट किया है, ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, और अगर हम ये बोले कि ओरिजिनल डायरेक्टर लीव पे जा रहा है 3 साल के लिए, अरे ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके 3 साल होता है। एग्जीक्यूटिव रहा तो 5 साल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा तो 5 साल। सो ओरिजिनल डायरेक्टर अगर 3 साल के लिए लीव पे जा रहा है, इसमें तो एक षड्यंत्र बन सकता है, बहुत अच्छे से षड्यंत्र बन सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, समझो मिस्टर ए को एज अल्टरनेट डायरेक्टर, लेकिन जनरल मीटिंग ने ए को मना कर दिया, बोले ए अपॉइंट नहीं होगा। जनरल मीटिंग ने बी को अपॉइंट कर दिया, अब बी ने बोर्ड के साथ साठगांठ कर ली, बी बोले मैं लीव पे चला जाऊंगा और मेरी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर आएगा और 3 साल तक के काम करेगा। अगर ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करना है बच्चों, तो आप तो स्ट्रेट अवे जनरल मीटिंग को, भैया आ रहा ध्यान में मैं क्या कह रहा हूं, तो ये तो डिफीट हो जाएगी प्रोविजन। इसलिए 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ने यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि कोई भी डायरेक्टर अगर बोर्ड मीटिंग से 12 महीने तक एब्सेंट है ना, तो बेटा गया,
इट इज मच मोर देन टाइम रिक्वायर्ड। वैकेशन ऑफ ऑफिस होगा और ओरिजिनल डायरेक्टर वैकेट करेगा तो अल्टरनेट भी वैकेट करेगा। ये लॉजिक है, ये कंपोजिशन है प्रोविजन का, और ये मेरा ओपिनियन भी है कि आपने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। क्लियर है? अगर आपकी किसी और टीचर से क्लास, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो कहते हैं आप उसको मान सकते हो, लेकिन ये मेरा लॉजिक है, मेरे को इसको लगता है कि ये सही है। ठीक है? क्योंकि मैंने उसके काफी रिसर्च किया है और काफी लॉजिकल एनालिसिस और सेक्शंस के साथ मैं इसको बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर डी, कैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर? उन्होंने वर्ड पूछा, ऐसा नहीं बोला इनके जगह पे अपॉइंट हो सकता है, इन्होंने बोला है क्या वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं क्या अल्टरनेट डायरेक्टर को? तो स्ट्रेट अवे आंसर है नो, कोई भी डायरेक्टर खुद अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। हां, वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि किसको अपॉइंट करना है, लेकिन बंदा खुद कोई भी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। ये बड़ा अच्छा चीज आपने समझना चाहिए। तो इसका मैंने ओवरऑल आंसर एक जगह पे सम अप करके रखा है, आपको ये बड़ा पसंद आएगा। और साथ में मैंने डिफिकल्टी लेवल बोला है कि क्वेश्चन कितने स्टार मार्क है, कितना डिफिकल्ट है। तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन क्रॉस रेफरेंस में, 161 सबसेक्शन 2, 173 किसके लिए? बोर्ड मीटिंग्स के अंदर नोटिस जो है, और बोर्ड मीटिंग कौन अटेंड करेगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू या लाइव, ये यहां पे बोला है। फिर 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी विच इज रिगार्डिंग वैकेशन ऑफिस। इन सबका क्रॉस रेफरेंस वाला सवाल था, मतलब तगड़ा एनालिटिकल क्रॉस रेफरेंस सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है। सो टू ओनली वन डायरेक्टर इन वन कंपनी अ पर्सन कैन बी अल्टरनेट डायरेक्टर, ये नॉर्मल प्रोविजन मैंने आपको समझा दिया। One person can be ALD in one place at one or more person who is a director in 2 different companies. Original director attend the meeting. One person can be ALD in one place of one or more person who is a director in 2 different company. One person can be ALD in one place. एक जगह पे एक ही ALD हो सकता है, लेकिन अगर 2 डायरेक्टर 2 डिफरेंट जगह के हैं, वहां तो एक ALD आप अपॉइंट कर सकते हो, दोनों जगह के लिए, वहां अलग यहां अलग, एक ही पर्सन को। OD attends the meeting through video conferencing, then ALD can attend the meeting, but vote of the OD will be counted. If the OD does थोड़ा लैंग्वेज चेंज हुआ, आई एम वेरी सॉरी, OD does not return to India, ALD will hold office for maximum 12 months, clear, of the board meeting period, and then there will be vacation in the place of OD, and ALD need to vacate the office under 167 subsection 1 clause B. No original director, OD means original director, no original director individually can appoint alternate director for himself even if he is a ED. Right to appoint ALD is with board meeting. अब देखना ये सवाल किस तरीके का ट्रिकी था। कंसेप्ट कवर्ड इज 2 स्टार, अल्टरनेट डायरेक्टर, अभी कंसेप्ट कवर्ड जो एक्चुअली मैंने स्टार रेटिंग किया है वो एज पर रेयरिटी ऑफ कंसेप्ट किया है, कंसेप्ट जितना रेयर उतने स्टार्स ज्यादा, तो कंसेप्ट कवर्ड इज 2 स्टार। अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर ऐसा नहीं कि इसके पहले सवाल नहीं पूछा गया, काफी नॉर्मल सवाल अल्टरनेट के ऊपर कई बार पूछे हैं। ट्रिकीनेस, इट इज अ 4 स्टार, मतलब इसको आप 5 स्टार भी बोल दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्रॉस रेफरेंस 5 स्टार, क्योंकि आप देख सकते हो 1 सेक्शन का सब सेक्शन, अल्टरनेट डायरेक्टर इटसेल्फ इज अ सब सेक्शन, विथ 173 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विथ 167 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी का लंबा चौड़ा खींचा है बेटा। डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 4 स्टार, मतलब अबाउ कंपैरिजन वाला पेपर ये जा रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेसर्स DEF लिमिटेड, अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नाउ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोला है उन्होंने। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डिफेंस फंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर अ सम एक्सीडिंग 5 लाख। तो बड़ा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफेंस फंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, आंसर है हाँ, और मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन लगाया है 5 लाख का। The article of association is silent about a contribution to bona fide charitable fund. Bona fide charitable fund के ऊपर कोई restriction नहीं है, ना ही political contribution के ऊपर कोई restriction है। मतलब हमको प्रोविजन का रेफरेंस लेना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 182 एंड सेक्शन नंबर 181, क्योंकि डिफेंस फंड के ऊपर कंट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। प्रॉफिट दिया है पिछले 3 साल का 45, 25 एंड 20 और 15 और 10, पर हमारे लिए तो सिर्फ पिछले 3 साल का ही प्रॉफिट काम का है, दैट इज 45 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट आएगा, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 5% हम चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन से, और इसके ऊपर करना है तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनल रेजोल्यूशन लगेगा। नीचे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजेस टू कंट्रीब्यूट इन जुलाई 2019 7 लाख टू डिफेंस फंड, ये तो नहीं कर सकते बिकॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। 3 लाख टू अ बोनाफाइड चैरिटेबल फंड बिकॉज 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स अलाउड है, तो देखेंगे कितना होता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 5 लाख टू अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन ले लो, प्रॉपर पॉलिटिकल का डिक्लेरेशन दे दो,
पार्टी का नाम बता दो, पर्सन का नाम बता दो, तो आप आराम से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। नीचे आपको तीन चीजें पूछी गई है। देयर इज अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, क्वांटम ऑफ पेनल्टी, क्वांटम ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते, एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अब सेक्शन अपेरेंटली दिखता है कि 181, 182 और 183 का है, पर एक्चुअली सेक्शन के अंदर एक और चीज छोटी सी हिडन है, काफी ट्रिकी सवाल है। मतलब इस बार का पेपर अगर मैं आपको बोलूं तो थोड़ा ट्रिकी सबसे ज्यादा, और उसके अंदर कई सारे सवाल और कई सारे सेक्शंस छुपे हुए थे। जैसे पहले सेक्शन में हमने देखा 167 1B छुपा हुआ था। तो आता है हमारा एनालिसिस शीट के ऊपर, आंसर मिलेगा हमको। पहली बात, सेक्शन इन्वॉल्व है 181 चैरिटेबल, 182 पॉलिटिकल, 183 डिफेंस, और एक छुपा हुआ सेक्शन इन्वॉल्व है 450 हब ऑफ पेनल्टी। ये क्यों इन्वॉल्व है, आई विल टेल यू रीजन बिहाइंड द सेम, आपको समझ में जरूर आएगा, जस्ट वेट। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स कर सकते हो, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है 1.5 लाख, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। विद बोर्ड मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन एंड अबव द सेम आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डर रेजोल्यूशन लगेगा। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 lakhs रिक्वायर जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन, सिंपल। एनी अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इज अलाउड विद बोर्ड मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन, अगर डिस्क्लोजर सही है, पार्टी सही है, पर्सन सही है और आप सही तरीके से कर रहे हो, दैट इज अप टू 5 lakhs। Any amount of defense contribution is allowed with board meeting order resolution or general meeting order resolution, or a person authorized भी contribution कर सकता है। If general meeting special resolution restricts in AOA, the restriction is valid up to 5 lakhs. So contribution of 7 lakhs are invalid, क्योंकि AOA अमेंड करने का राइट जनरल मीटिंग के पास होता है। तो जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन से AOA अमेंड करके अगर 5 लाख का रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है और 7 लाख का कंट्रीब्यूशन इनवैलिड होगा। एंड बोर्ड में बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ सेक्शन 450। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आपको 450 वाला पेनल्टी लगेगा, और 450 का पेनल्टी है 10,000 प्लस 1,000 पर डे। ये हो सकता है आप इसको सजेशन में मेंशन करो। अब इसके ऊपर मेरे को डाउट है इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, पर जहां तक के लैंग्वेज मुझे सेक्शन का लगता है, हाँ 450 आपने कोट करना चाहिए। ओवरऑल जो कंसेप्ट लेवल कवर्ड है वो 3 स्टार है, क्योंकि नॉर्मली इनके ऊपर सवाल आते हैं, पर डिफेंस के ऊपर स्पेसिफिकली सवाल नहीं आता, इसलिए 3 स्टार उसके रेयरनेस के लिए। ट्रिकीनेस 4 स्टार है, क्योंकि डिफेंस वर्क के ऊपर एओए का रिस्ट्रिक्शन ये नॉर्मली आज तक ऐसा पूछा नहीं गया है, तो ये बनाया हुआ सवाल है खास करके बच्चों को तकलीफ देने के लिए। क्रॉस रेफरेंस 5 स्टार, क्योंकि 3 सेक्शन इन्वॉल्व है, साथ में 450 का टच है। डिफिकल्टी लेवल नियरली 3 स्टार या 3.5 स्टार तक आप ले जा सकते हो। ओवरऑल रेटिंग इज 4 स्टार। ये होने के बाद मैं अगले सवाल के ऊपर जा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2A, मतलब पहला सवाल ही आपका पहला ही, आप अगर देखो तो 6 मार्क का पहला सवाल, 8 मार्क का दूसरा सवाल, मतलब 14 मार्क्स तो पहले सवाल में बेटा, मतलब दोनों ऐसे क्रॉस रेफरेंस वाले सवाल थे, काफी अच्छे थे, मेरे को तो मतलब पसंद आए। 2A, a group of shareholders of Messrs FMG Limited made a complaint to the concerned registrar of companies that the business of the company is being carried on for unlawful and fraudulent purpose, and filed application to inquire into the affairs of the company, analyze the provision of the Companies Act. Whether ROC have a power to order the inquiry, क्या ROC इंक्वायरी कर सकता है? कंफ्यूजन सर, इसमें कौन सा सेक्शन लगाओ, 210 लगाओ या 213 लगाओ? दोनों नहीं। 210 इज इन्वेस्टिगेशन बाय सीजी, 213 इज एनसीएलटी, इनका यहां पे कोई काम नहीं। स्ट्रेट अवे सेक्शन है 206, और जरूरत पड़े तो सर्च एंड सीजर का आरओसी का 209 बस। और अगर जिसने 206 209 इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ठीक से पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान सवाल है। इफ यस, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आरओसी। आरओसी क्या प्रोसेस फॉलो करेगा हम उसको रीड करेंगे। वेदर द इंक्वायरी शुड बी परस्यूड बाय आरओसी इन द केस ऑफ कंप्लेंट इज विड्रॉन बाय द सेम ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स सब्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी। क्या आरओसी ये विड्रॉ कर सकता है इंक्वायरी? अगर एप्लीकेशन वापस ले लिया तो डिस्क्रिशन ऑफ आरओसी है। वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू डायरेक्ट द आरओसी टू कैरी आउट द इंक्वायरी। अब इन सभी चीजों के लिए हम एनालिसिस के अंदर हमारे आंसर्स ढूंढते हैं। नेक्स्ट है 2A, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 206 से 209, आरओसी एंड ऑफिसर का इंस्पेक्शन। आरओसी हैव अ पावर टू ऑर्डर द इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी इन अ कंपनी। ROC will pass an order, notice of the inspection, and it can also appoint an officer. If officer does not comply, penalty under section 206 to 209 is applicable. अगर ऑफिसर के ऑर्डर को कोई कंप्लाई नहीं करता, if officer does not comply, penalty, मतलब एक्चुअली ऑफिसर के ऑर्डर को कोई कंप्लाई नहीं करता है, तो if officer's order does not complied, तो पेनल्टी यहां पे लगता है। ऑफिसर्स ऑर्डर को अगर कंप्लाई नहीं किया तो। इफ द कंप्लेंट इज विड्रॉन, आरओसी स्टिल हैव द पावर टू कंटिन्यू इंस्पेक्शन इंक्वायरी ऑन सू मोटो बेसिस।
CG do not have a power to direct the ROC to put an inquiry. CG can put down an inquiry if required through the officer under section 206 subsection 5 and 6. This is how the entire answer can be written. ये actually 206 से related है. Concept covered 5 star, trickiness 2 star, cross reference 2 star, difficulty level 2 star और overall rating 3 star. ऐसा मुझे ओवरऑल इसके बारे में लगता है क्योंकि कंसेप्ट काफी रेयर है. 206 पे नॉर्मली सवाल नहीं आते. ट्रिकीनेस एज सच नहीं है क्योंकि सवाल काफी डायरेक्ट था. एक दो ट्रिकी पार्ट थे कि सीजी इंक्वायरी पुट करवा सकता है कि आरओसी से, तो सीजी खुद इन्वेस्टिगेशन और खुद ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है तो क्यों करवाएगा. एंड डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार था क्योंकि डायरेक्ट सवाल था, तो इसको याद रखना. जाते हैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर. 2B. At the meeting of the members of Messrs QRS Limited, the scheme of the compromise arrangement was approved by requisite majority. The National Company Law Tribunal, after complying the provision, issued an order approving the scheme of the compromise and arrangement. Lists out the matters to be provided in an order issued by NCLT under 230 subsection 7. यही है कि भैया जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाली कंपनी है उसको डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप वगैरह जैसी चीजें होगी, पर एक्चुअली यहाँ पे छोटे से ऑर्डर अलग है और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट का पूछने का इंटेंशन कुछ और होना चाहिए था और इंस्टीट्यूट ने पूछा और कुछ और लिया है. अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक गवर्न किया जाता है सेक्शन नंबर 230 के अंदर, और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ नंबर एंड 75% ऑफ वैल्यू लगता है अप्रूवल के लिए. तो ये पॉइंट आपने लिखना ही चाहिए दैट अप्रूवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज शुड बी गिवन बाय मेजॉरिटी नंबर एंड 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ मेंबर्स क्रिएटर्स इन सेपरेट मीटिंग. Tribunal have a power to sanction or reject the scheme of compromise arrangement. NCLT, ये order under subsection 7 है. If NCLT approves such a compromise arrangement, then the same shall be binding on the company, all the creditor or class of creditor as the case may be. Obvious सी बात है. Members or class of members as the case may be, or in the case of company being wound up on the liquidator appointed under the act under the insolvency bankruptcy code as the case may be, the contributories of the company. इनसे रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर है वो एनसीएलटी पास कर सकता है और बोल सकता है कि कॉम्प्रोमाइज तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग है. अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 230 सबसेक्शन 8 पूछना चाहिए था. इंस्टीट्यूट ने 230 सबसेक्शन 7 नहीं पूछना चाहिए था बिकॉज काफी 8 के अंदर काफी सारे ऑर्डर्स है. अगर आप देखो तो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स का ऑर्डर दिया है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का ऑर्डर दिया है एनसीएलटी का, शेयर होल्डर के राइट्स का वेरिएशन का ऑर्डर दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं तो भी इंस्टीट्यूट ट्रिक कर गई और उसने इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आपको सबसेक्शन 8 लिखना है, बट एक्चुअली उन्होंने स्पेसिफिकली सबसेक्शन 7 ही पूछा है. तो इस केस में आपने 8 वाले कोई भी प्रोविजन नहीं पूछने थे, कोई भी प्रोविजन आपने नहीं लिखने थे. आगे अगर मैं सवाल को ओवरऑल रेटिंग देने की कोशिश को, कंसेप्ट कवर्ड इज 5 स्टार क्योंकि नॉर्मली एनसीएलटी कौन ऑर्डर पास करेगा इसके ऊपर कोई सवाल अभी तक नहीं आया है. ट्रिकीनेस 1 स्टार क्योंकि काफी डायरेक्ट सवाल था. क्रॉस रेफरेंस 1 स्टार क्योंकि कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं है. डिफिकल्टी लेवल इज अ 4 स्टार क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नियरली मेरे को जहां तक लगता है इस क्वेश्चन को प्रॉपरली ऑप्ट नहीं किया होगा. एंड ओवरऑल रेटिंग इज अ 3 स्टार ऐसा मुझे लगता है. फिर जाते हैं अगले सवाल के ऊपर. नेक्स्ट लेट्स गो. अगला सवाल है, अच्छा इसके अंदर एक पार्ट रह गया. व्हेन शॉल ऑर्डर टू बी फाइल विथ आरओसी. आरओसी के साथ ऑर्डर कब फाइल करोगे? 30 डेज के अंदर, वो भी आपके कॉम्प्रोमाइज के पूरे स्टेटमेंट के साथ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ में ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर एमओए, एओए, ऐसी अलग अलग चीजें 5-6 चीजें वहां पे फाइल करनी पड़ती है. फिर 2C. Messrs AWP Limited is defaulted in repayment of term loan taken from a nationalized bank against a security created as the first charge on its land or building. Bank classified a debt of AWP Limited as a non-performing asset. मतलब ये जा रहा है बच्चों सरफेसिया की तरफ, ठीक है. उसके बाद में द बैंक issued a notice pursuant to section 13 of the Surfacia Act 2002. The company discharges its liabilities in the full within a period of 60 days from the date of the notice. मतलब 60 days वाला जो enforcement of security interest वाला जो notice है 60 days का उन्होंने दे चुके हैं. Company objected the full settlement and the time limit for the settlement. मतलब कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया है. द बैंक डिड नॉट रिस्पॉन्ड. सवाल यह है बैंक को रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्या यहाँ पे? हाँ बच्चों, बैंक शुड रिस्पॉन्ड. बैंक शॉल रिस्पॉन्स देने के पहले आप असेट को कॉन्फिस्टिकेट नहीं कर सकते. ये मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज है. अंडर द प्रोविजन ऑफ सर्विस एक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी इज वैलिड. यस, क्योंकि बैंक ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए था. वेदर द बैंक हैज टू रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शंस ऑफ द कंपनी. यस, करना चाहिए. Whether the bank has a right to enforce the security interest without the intervention of court? Yes, bank have a right
टू इंटरवेन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जहां तक इसकी बात है वेदर ऑब्जेक्शन ऑफ कंपनी इज वैलिड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका आंसर अजम्पशन बेसिस पे भी आ सकता है, यस और नो, डिपेंडिंग ऑन कंपनी की हालत किस तरीके से है। बट हाँ, नीचे के दोनों का आंसर आपका यस ही आना चाहिए। तो सरफेस एक्ट वाला एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का सवाल था, आते हैं सरफेस 2002, जैसे आप यहां देख सकते हो 2C 6 मार्क का सवाल है। Validity of objection of the company is based on the assumption. If the objection is relevant, then the bank shall give a reply to the company and accept the same. And the objection is not relevant, bank can proceed with the security interest. Yes, bank has to respond to the objection of the company about their view of accepting or rejecting the objection. Bank have a right to enforce the security interest without the intervention of court, because basically section उसी के लिए बनाया है कि बैंक या फिर asset reconstruction company दोनों यहां पे respond कर सके। हाँ, यहां पे कंसेप्ट कवर्ड जो है वो 2 स्टार है, बिकॉज सरफेसिया में ये काफी नॉर्मल है, आप एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट पूछो। ट्रिकीनेस इट इज अ 4 स्टार, क्योंकि बैंक का रिस्पॉन्स बैंक देगा नहीं देगा ये काफी ट्रिकी सवाल है। क्रॉस रेफरेंस 1 स्टार, कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं है। डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार, ओवरऑल रेटिंग मुझे लगता है क्वेश्चन 3 स्टार वाला होगा ये। साथ में मैं एक यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि नॉर्मली सरफेसिया के अंदर बच्चों को लगता है कि भाई एनपीए के केस में सिर्फ एआरसी ये आगे बढ़ सकता है एनफोर्समेंट के लिए, जरूरी नहीं है। एनपीए के केस में बैंक भी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज उस सेक्शन में सिक्योर्ड क्रेडिटर वर्ड यूज किया है और सिक्योर्ड क्रेडिटर में एआरसी भी आता है और बैंक भी आता है। बच्चों कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये चीज होने के बाद में जाते हैं अगला क्वेश्चन 3A। मैं काफी डिटेल डिस्कशन ले रहा हूं, सो अगर इसके लिए समय लग रहा हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए कि आपको क्यों मार्क्स मिले, या अगर कटे हैं तो क्यों मार्क्स कटे, बिकॉज ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आपको इसकी जरूरत ना पड़े, आप यही पास हो जाओ, पर यू नो इट इज अ सीए, हमें इसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड एनीवेज नॉलेज पॉइंट में अच्छी चीजें मिल रही तो गलत नहीं लगता मुझे कुछ। In the light of the provision of the Companies Act 2013, examine whether the following companies can be considered as a foreign company. Messrs. Redstone Limited is a company registered in Singapore. The board of directors meet and executes a business decision at the board meeting held in India. इंडिया में जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिसीजन लेते हैं, बट दैट डज नॉट क्लासिफाई इट फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए बिजनेस करना जरूरी है, इंटेंशन ऑफ बिजनेस दिखाना जरूरी है। आप बिजनेस खोल के बैठे रहना चाहिए, भले ही सेल हो या ना हो, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, बट यू शुड बी देयर टू डू बिजनेस। मैसेज ब्लू स्टार पब्लिक कंपनी, मतलब ये तो भैया रेडस्टोन तो इज नॉट अ फॉरेन कंपनी as per the definition of 2 subsection 42. Blue Star Public Company Limited is registered in Thailand and has authorized Mr. Y in India to find the customer and enter into a contract on behalf of company. Straight away एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये बोला है कि कंपनी का इज डूइंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, तो बेटा ये फॉरेन कंपनी के लिए क्वालिफाई हो गया। एजेंट भी ये कर सकता है। इसके ऊपर तो एक और ऐसा केस था कि एजेंट इंडिया में होटल रूम में बैठ के अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या, और उस केस में डिसीजन काफी सब्जेक्टिव और डिस्प्यूटेड जाते थे, अगर आपने केस पढ़ा होगा तो। मेसेस एक्स लिमिटेड, XEX लिमिटेड, liability company registered in Dubai, has installed its limited liability company in Dubai has installed its main server in Dubai, server in Dubai बोले for maintaining office automotive software by cloud computing for its client। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, तो इसको भी हम फॉरेन कंपनी के लिए क्वालिफाई कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? नीचे कोई फोर्थ है क्या? नहीं, तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर शीट के हिसाब से आंसर क्या आएगा और कितना डिफिकल्टी लेवल है पेपर का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कवर किया है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट्स द एग्जीक्यूटिव बिजनेस डिसीजन ऑफ द इंडिया एंड डज नॉट मेक अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, thus it is not a foreign company. Appointment of an agent and soliciting customers through him will be considered as a place of business in India, so it will be a foreign company. Second company, maintenance of a server in Dubai but giving a cloud service to a customer in India is electronic place of business covered under the definition, so it is also a foreign company. अगर मैं बोलूं डिफिकल्टी लेवल कंसेप्ट कवर्ड 2 स्टार, बिकॉज फॉरेन कंपनी में डेफिनेशन कई बार पूछा है। ट्रिकनेस 3 स्टार, क्योंकि एजेंसी बोर्ड मीटिंग थोड़ा ट्रिकी है। क्रॉस रेफरेंस 1 स्टार, डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार, ओवरऑल रेटिंग आई गेस 2 स्टार। जाते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर बी, मिस्टर बी परचेज अ फ्लैट आउट ऑफ द प्रोसीड्स अर्न बाय ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब पक्का पीएमएलए वाला सवाल हो सकता है, हाँ है भी। द फ्लैट वाज अटैच्ड बाय director of enforcement after complying the procedure under section number 5 of the Prevention of Money Laundering Act. Mr. B got a stay from the High Court for any proceeding under the said act. Attachment of property वाला सवाल है, सेक्शन नंबर 5 आई गेस, हाँ सेक्शन 5 ही लिखा है।
State the relevant provision of the Companies Act for computation of period or provisional attachment including the extension if any. So provisional normally आप attachment ले सकते हो 180 days का, प्रोविजनल अटैचमेंट 180 दिन का होता है लेस, पर ये 180 डेज के अंदर जितने साल का जितने डेज का स्टे होता है प्लस 30 डेज तक के आपने इसके अंदर काउंट नहीं करने हैं, मतलब स्टे वाला पीरियड प्लस 30 डेज नॉर्मली आपने इसके अंदर काउंट नहीं करना है. दूसरा, वेदर मिस्टर सी सन ऑफ मिस्टर बी कैन ऑक्यूपाई अ फ्लैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट. प्रोविजनल अटैचमेंट में क्या ये फ्लैट ऑक्यूपाई किया जा सकता है? ऑब्वियसली इफ इट इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी तो द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन एंजॉय द पोजीशन. ये चीज भी लिखी गई है सेक्शन नंबर 5 में. तो ये दोनों चीजें आपने याद रखना है. और ये तो यूनिवर्सल रूल है भैया कि स्टे ऑर्डर अगर आ गया तो किसी भी टाइम लिमिट के अंदर स्टे ऑर्डर का पीरियड काउंट नहीं किया जाता. दैट इज अ वेरी यूनिवर्सल रूल. ठीक है, ये होने के बाद मैं जा रहा हूं अगला 4A. X Stock Exchange Limited was granted recognition by Securities Exchange Board of India (SEBI). The stockbrokers of the stock exchange did not pay much heed to the concept of the governance and focused on increasing their wealth and snubbed the protection of the investor. Their activities were against the interest of the trade and general public. Examine whether a central government (SEBI) has a power to withdraw the recognition grant to a stock exchange limited under the provisions of the Securities Contract Regulation Act. बिल्कुल आप derecognition of stock exchange यहां पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. Whether a person can be a member of unrecognized stock exchange. पहली बात तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस ही इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते. अगर अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक वो नया है और वो जब तक उसको रिकॉग्निशन सीजी की तरफ से नहीं मिलता. बस इतना ही पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तब तक वो काम भी नहीं कर सकता. तो आपने उसका मेंबर बनना अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का और कॉन्ट्रैक्ट करना, ये तो बड़ा इंपॉसिबल सा टास्क है. ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये था क्वेश्चन नंबर दैट इज 4A. इसके लिए जरा सा मॉडल आंसर हम चेक करते हैं हमने क्या लिया है. सो आ जाना. सिक्रा का सेक्शन नंबर 5 विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सीजी से भी हैव अ पावर ऑफ डिरेकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड आल्सो सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन द केस ऑफ फ्रॉड और नेग्लिजेंस. सुपरसीडिंग का भी अथॉरिटी है, ये भी लिखना जरूरी है. Person cannot become a member of derecognized stock exchange for trading as a contract will be invalid after the derecognition. Derecognition stock exchange exist ही नहीं करते. Concept cover 4 star, क्योंकि नॉर्मली रिकॉग्निशन डिरेकॉग्निशन के ऊपर बहुत सवाल नहीं है और उसमें भी मेंबर डिरेकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का बनना ये थोड़ा सा रेयर है. ट्रिकीनेस भी 4 स्टार है. नॉर्मली बच्चे इसका सेकंड जो पार्ट है वो ऑप्ट करने में चूक गए होंगे. क्रॉस रेफरेंस 1 स्टार, कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं है. डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 4 स्टार. ये चीज होने के बाद में अगले सवाल के ऊपर मैं जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 4B. The composition of audit committee of Messrs MKBTC Limited, an unlisted public company, as on 31st March 2019 comprised of 7 directors including 4 independent directors. The majority of the members of the audit committee has the ability to read and understand the financial statement, but none of them has a accounting related financial management expertise. The company listed its securities in a recognized stock exchange in the month of August 2019. Referring to regulations of Security Exchange Board of India, LODR regulations 2015, decide whether existing company can continue after the listing of securities. पहली बात, टोटल डायरेक्टर्स कितने बोले हैं? 7. इंडिपेंडेंट कितने बोले हैं? 4. LODR के हिसाब से 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट लगते हैं, मतलब मिनिमम हमको इंडिपेंडेंट चाहिए 5 ID. दूसरी बात, LODR में आपको ऑडिट कमेटी में ऐसे लोग चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं. तो आइए जरा इसका आंसर हम पढ़ेंगे यहां पे. Out of 7 members of the audit committee, 2/3 should be ID, that is 5. 4.67 minimum मतलब 5, round off. All the members of the audit committee shall be financially literate and at least 1 member have accounting related financial management expertise. ये भी बंदा आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यू करना है लिस्टिंग तो. No existing audit committee cannot continue. इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर इन्होंने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो एग्जिस्टिंग ऑडिट कमेटी कंटिन्यू नहीं कर सकती. कंसेप्ट कवर 2 स्टार, बिकॉज ऑडिट कमेटी में नॉर्मली सवाल आते हैं. ट्रिकीनेस 3 स्टार, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कैलकुलेशन लिस्टेड कंपनी में बच्चे 1/3 याद करते हैं, पर ये ऑडिट कमेटी का है. क्रॉस रेफरेंस 3 स्टार, डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 3 स्टार. ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C. In the light of the provision of Foreign Contribution Regulation Act, examine and decide. FCRA का सवाल आ गया बेटा. So, following person in India are permitted to receive the amount in the following situation. KGN company, a partnership firm, obtained a loan from a club registered in London for its business purpose. Business purpose के लिए total कोई restriction नहीं है.
Hello FM Registered Association received a fund from the foreign company for establishing frequency model radio station for broadcasting of news channel. News बोल दिया, गेम ओवर. 7 लोग रिस्ट्रिक्टेड बेटा फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से इंडिया में. कौन कौन? नियरली 7 लोग गिनने की कोशिश करते हैं हम. पूरे होते हैं क्या? आई ऑल्सो डोंट नो. फर्स्ट वन, ऐसा बंदा जो इलेक्शन कैंडिडेट है, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हो गए. फिर अगर हम देखें तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जज वगैरह, एट द सेम टाइम कोई भी ऑडियो विजुअल न्यूज चैनल. समझ में आ रहा है? इतने लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकते, ना खुद ना किसी और के थ्रू, ना किसी एजेंसी के थ्रू. तो न्यूज चैनल वाला तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता. हैप्पी रिसीव्ड अ रिस्ट वॉच एज अ मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल, सिटीजन ऑफ यूएसए. द मार्केट वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच इज 25,000. 25,000 तक तो वैसे ही अलाउड है. सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पहला और तीसरा वाला आप ले सकते हो, उसके बीच वाला आप नहीं ले सकते. क्लियर कंसेप्ट? फिर 5A, due to unprecedented flood, all the fixed assets of the company were damaged extensively beyond renovation or repair. The cost of replacement of the asset were huge, and the sum insured on the fixed asset did not cover the asset. Therefore, the operations of the company were permanently discontinued. Meanwhile, based on the winding up petition filed by secured creditor आज के डेट में पिटिशन अगर करना है तो आईबीसी में कर सकते हो बेटा. Secured creditor, the High Court passed a winding up order. ये तो मतलब कैसे हो गया? The worker of the company opposed the winding up petition and also filed an appeal against the winding up petition. अब वर्कर ने वाइंडिंग अप के खिलाफ अपील किया है. ऐसा ही एक सवाल आगे आईबीसी में आएगा कि वर्कर आईबीसी के लिए सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन का केस कर सकतेगा. वो भी हम देखने वाले हैं. पर यहां सवाल है वर्कर वाइंडिंग अप पिटिशन को ऑब्जेक्ट कर सकतेगा. पहली बात तो नॉर्मली सिक्योर्ड क्रेडिटर वाइंडिंग अप के अंदर आजकल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता. क्लियर है? क्योंकि उसके लिए आईबीसी है. तो ये हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया. बोले वो कैसे? मतलब मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा. सवाल गलत है. तो अगर सवाल गलत है तो इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्क देनी चाहिए. वर्कर ने ऑब्जेक्शन अगर प्लेस किया है तो वर्कर का ऑब्जेक्शन एक्चुअली हियर करना यहां पे मुश्किल है. ये सू मोटो हाईकोर्ट का डिसीजन है. हाईकोर्ट उसको करना चाहिए तो कर सकता है. मतलब ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है. नीचे the worker are not sure whether the appeal would be heard or not. मुझे लगता है नहीं होगा. Examine under the provisions of the Companies Act whether the appeal filed by the worker would be succeed and their dues or interest will be paid in priority. मुझे नहीं लगता इनकी अपील सक्सेसफुल होगी. हाँ, जहां तक प्रायोरिटी पेमेंट ऑफ ड्यूज की बात है तो सेक्शन नंबर 326 में हम प्रायोरिटी पेमेंट में इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ प्रोपोर्शनेटली पे करते हैं. तो आप यहां पे लिख सकते हो सिक्योर्ड क्रेडिटर का पिटिशन आपने आईबीसी का रेफरेंस देना चाहिए. हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ये डिस्प्यूटेड है, तो वहां पे लिखना चाहिए कि हाउ कैन हाईकोर्ट एक्सेप्ट द सेम, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर का पिटिशन है. वर्कर्स ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं. ये सुमोटो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इसको रोकना है या आगे बढ़ाना है. 326 आपने कोट करना है, गेम ओवर. अगर हम इसके ओवरऑल रेटिंग के ऊपर जाए तो सवाल थोड़ा सा टफ था, ऐसा मुझे लगता है. तो देखना, secured creditor can file a petition in IBC. Workmen cannot appeal against the winding up order. Regarding the priority of payment, workers are paid in priority with the secured creditor in 326 in proportion. Concept code 3-star, trickiness 4-star, cross reference 3-star, difficulty level 3-star, overall rating is 3-star. ये चीज होने के बाद में अगला, Messrs Skill Limited, a listed company, proposed to acquire a plant of consideration other than cash. Oh, जैसे ही अदर देन कैश में पढ़ता हूं ना, मुझे 192 याद आ जाता है. ठीक है. एनीवेज, फ्रॉम मिस्टर केके अ डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आइडेंटिफाइड मिस्टर जेके अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ओ, रजिस्टर्ड वैल्यू पढ़ लूं तो मुझे 247 आता है. अब यहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा आपको. 192 या 247. Under the provision of Companies Act for the purpose of valuation of the plant, KK acquired a plant 48 months back from the partnership firm in which the spouse of JK is a partner. तो JK जो हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसकी जो बीवी है, बीवी या पति, मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम बीवी या पति. सो उसकी जो बीवी, मिस्टर बोला है ना तो बीवी से, सॉरी. सो उसकी जो बीवी है वो बोले उस प्रॉपर्टी में 48 मंथ्स पहले इंटरेस्टेड थी. और जहां तक मेरा रजिस्टर्ड वैल्यूअर का नॉलेज और आपका रजिस्टर्ड का वैल्यूअर नॉलेज है और हमारा दोनों का सेम रजिस्टर्ड वैल्यूअर का नॉलेज है, तो पिछले 3 साल और अगले 3 साल जब आप रजिस्टर्ड वैल्यूएशन कर रहे हो, उसके पिछले 3 साल और अगले 3 साल में आपने इस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए. Examine and decide whether the decision of the appointment and the mode of the appointment is valid under the provision of the Companies Act. तो mode of appointment is
इनवैलिड। मैंने ये कई बार क्लास के अंदर बोला था बच्चों को कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ये कंसेप्ट के ऊपर सवाल आने वाला है, क्योंकि वही चीज है जो नॉर्मली उस सेक्शन में पूछने लायक है, वही उसके ऊपर काफी पूछने लायक है, पर ये पूछना जाना चाहिए था जो पूछ लिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सी, इन अ व्यू ऑफ डीप रिसेशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट past 3 years, Infra Limited corporate debtor, which was facing a brunt and financial crisis, would not pay salaries and wages to its workmen and employees for past 6 months. The workmen and the employees, who are the members of recognized trade union Infra Labor Federation, made a complaint in this regard. Thereafter, the trade union approached and urged the management of the company in person and through the representation in writing to settle the arrears of the wages and salaries due to its members. The corporate debtor neither disputed nor took any action to settle the amount. Under the circumstances, Infra Labor Federation filed an application before the adjudicating authority with a national company law tribunal for initiation of CIRP. अरे बाप रे, मतलब वर्कर्स यूनियन ने CIRP के लिए अप्लाई किया है। पहले ही बोल दो, सवाल 5 स्टार मार्क बच्चों। क्यों? देख के थोड़ा सा दिल दहल जाएगा अगर आपने इस सवाल को ऑप्ट किया होगा तो। वर्कर और एम्प्लॉइज को कंसिडर किया जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, और ये डिसीजन आया था 30 अप्रैल 2019 को इन जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा वर्सेस जुग्गीलाल कामलपत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड ORS। 30 अप्रैल का डिसीजन है, और आपको 30 अप्रैल तक के सभी केस लॉज और सभी चीजें एप्लीकेबल हो जाती है फॉर नवंबर 2019 वाला एग्जाम। जिन लोगों ने ये केसेस को रेफर किया होगा न्यूज़लेटर में या IBBI के वेबसाइट को जाकर जिन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से ऑप्ट किया होगा। और मैं यहां जानता हूं कि इंस्टीट्यूट यहां पे इसी केस का नाम चाहती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी काफी जरूरी है। आपने उन IBBI के वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेक करना चाहिए कि लेटेस्ट केस स्टडीज वगैरह क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट केस स्टडीज का एक सेपरेट सर्कुलर इसके अंदर इशू करना चाहिए जो बच्चों को पढ़ने के लिए आसान हो। नॉर्मली इंस्टीट्यूट ये न्यूज़लेटर्स के अंदर केसेस देती है, और आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट का न्यूज़लेटर कितने लोग पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट शीट के साथ में इंस्टीट्यूट ने ट्राई करना चाहिए कि भाई वो केसेस जो 30 अप्रैल तक के जो उनको लगता है रिलेवेंट है वो भी इंस्टीट्यूट ने इशू करने चाहिए। एनीवेज, पर ये सवाल मतलब, और CIRP कब से इनिशिएटेड माना जाएगा? इट शुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ये दूसरा सवाल था। इसकी डिफिकल्टी बेटा 5 स्टार है, क्योंकि ये खेला गया है। कंसेप्ट कवर्ड 5 स्टार, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा। ट्रिकीनेस अगेन 5 स्टार, क्रॉस रेफरेंस कोई नहीं है। ओवरऑल डिफिकल्टी 5 स्टार। ओवरऑल रेटिंग में इसको 5 स्टार से कम नहीं दे सकता, बिकॉज लेटेस्ट है, ट्रिकी है। वर्कमैन ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा क्या ये भी बच्चों को नहीं पता रहता, तो ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लेटेस्ट केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, सर आपने क्यों नहीं दी ये बच्चों कुछ हमारा काम, हम ही सभी टीचर, सर मेरा नहीं, मैं सभी टीचर्स के लिए, हमारा काम तुम्हें पानी तक लेके जाना है, पानी तुमको खुद को पीना पड़ेगा। नहीं सर हम एग्जाम तो खुद दे रहे हैं। CA बनने के बाद भी बेटा हम ही अभी केस स्टडीज देके आपको कहीं खुद तो लेटेस्ट केस लॉस चेक करने पड़ेंगे ना। जहां तक अमेंडमेंट की बात है, हम यूट्यूब के ऊपर अमेंडमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये चेक करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऑब्वियसली मैं, अब इस बार ये हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मैं आपकी मदद के लिए खड़ा भी रहूंगा। ऑब्वियसली आपको जरूरत ना पड़े इसकी, नेक्स्ट टाइम के आप पास हो जाओ, यही मेरी दुआ है। पर नेक्स्ट टाइम से ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट IBC वगैरह के जो केस लॉज है लेटेस्ट वाले, उनको हम न्यूज लेटर्स के थ्रू यहाँ पे कवर करने की कोशिश करें। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने एटलीस्ट इतना भी लिखा होगा कि एम्प्लॉइज ऑपरेशनल क्रेडिटर है और अप्लाई कर सकते, उनको भी मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट पूरे मार्क दे देगी, क्योंकि काफी टफ सवाल था। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ये एक टफ इंस्टीट्यूट ने तगड़ा दे दिया और फिर इंस्टीट्यूट थोड़ी सी तुम्हारे लिए नीचे आ गई। मिस्टर के इज अ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर 151 सेक्शन 151 of KJP Tyres Limited from 1st April 2018 and in Messrs VSR Cotton Mills Limited from 1st April 2019। अच्छा, दो जगह स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर है चिचा। आप दो ही कंपनी में स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर हो सकते हो, लेकिन ये दोनों कॉम्पिटिटर नहीं होनी चाहिए। तो एक कॉटन मिल है और एक टायर कंपनी है तो ये चलेगा, ठीक है। नहीं होता ना तो लिखना पड़ता था। इन कंप्लायंस ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मिसेस केजेपी टायर्स लिमिटेड हैज नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट ये पे नहीं किया है।
फ्रॉम 1 जुलाई 2018, तो अगर आप नवंबर 2019 में, अब मेरे को ये चीज भी बड़ी पसंद नहीं आती इंस्टीट्यूट की, स्टार्टिंग डेट दे देते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, एंडिंग डेट देने को क्या होता है, बोले आप अज्यूम कर लो जो एग्जाम डेट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लिखो यहाँ पे कि इस दिन पे खड़े हैं, इस दिन, एनीवेज आगे। सो 1 जुलाई 2018 से लेकर नवंबर 2019 हमारा जो डेट है, पेपर जिस दिन आपने दिया उस दिन तक के अगर हम इसको कंसिडर करें तो उन्होंने डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो ऑब्वियसली भैया आपकी तो लग गई 164 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी के अंदर ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी डिस्क्वालिफाइड होने की वजह से वैकेशन दोनों कंपनी से नहीं है, आपको वैकेशन सिर्फ अदर कंपनी से करना है, वैकेशन फ्रॉम अदर कंपनीज, क्लियर है? एंड यू कैन कंटिन्यू इन डिफॉल्टिंग कंपनी, कंटिन्यू इन डिफॉल्टिंग कंपनी, डिफॉल्टिंग कंपनी में चल सकते हो क्योंकि डिफेक्ट भी आप ही को ठीक करना है। तो वेदर केस वॉश डायरेक्टर शॉल वैकेट ऑफिस फ्रॉम केजेपी एंड वीआरएस, बेटा वीआरएस से तो वैकेट है, लेकिन केजेपी में आपने किया है लोचा, आपने किया है कांड, तो बेटा केजेपी में करो कंटिन्यू, बाकी सब करो वैकेट और डिफॉल्ट को पहले क्लियर करो। इफ यस स्टेट द पीरियड फ्रॉम विच द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरशिप शैल बी वैकेंट, स्टेट पीरियड फ्रॉम विच, पीरियड फ्रॉम विच, तो 1 जुलाई 2018 ड्यू डेट था, तो भैया 1 जुलाई 2019 तक 1 साल कंप्लीट होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ड्यू डेट हैज नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम 1 जुलाई 2018 से इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ये ड्यू था, ठीक है। यहां से 1 साल तो 1 जुलाई 2019 तक जाएगा, मतलब 2 जुलाई 2019 से भैया आपको लग जाएगा वैकेशन, और वो भी लग जाएगा 5 साल के लिए। 5 years फॉर अपॉइंटमेंट इन न्यू कंपनी एंड रीअपॉइंटमेंट इन एक्जिस्टिंग कंपनी, बट एक्जिस्टिंग कंपनी में जितना टेन्योर बचा है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, जो एसएसडी का मैक्सिमम होता है 3 years, और एसएसडी वापस रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता, वैसे भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, तो यहां रीअपॉइंटमेंट का दूसरा साल पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, सर एसएसडी को थोड़ी ना 164 लगता है, बड़ा एसएसडी को ना 164 लगता है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगा करते थे, नए कंपनीज एक्ट में एसएसडी को 164 बकाया लगता है, उसका सबसेक्शन 2 भी लगता है, और आप उसके लिए जिम्मेदार भी हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हालांकि मैंने मेरे क्लास के अंदर ये बताया था कि मेरे को ये पर्सनली प्रोविजन पसंद नहीं आता, पर मैंने ये बताया था कि इनको 164, 167 ये सभी सेक्शन और 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्ट्रावेंशन किया तो भी आपको वैकेट करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल जरा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आया है। 151 का सवाल है, क्रॉस रेफरेंस 164 और 167 का बनाए रखे उन्होंने। सो ये तो मैंने आपको आंसर्स बोल दिए कि 5 years फ्रॉम अपॉइंटमेंट इन न्यू कंपनी, रीअपॉइंटमेंट एक्जिस्टिंग कंपनी, वीआरएस से वैकेशन करना पड़ेगा, डिफॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू कर सकता है। कंसेप्ट कवर्ड 3 स्टार, एसएसडी के ऊपर काफी सवाल आ चुके हैं इसके पहले। ट्रिकीनेस 5 स्टार, क्रॉस रेफरेंसेस 5 स्टार, क्योंकि 3 क्वेश्चन 3 सेक्शंस है, डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 4 स्टार, ठीक है। ये चीज होने के बाद में अगला वाला मिस्टर आर, अच्छा क्वेश्चन को क्वेश्चन और है, लकी हो आप। मिस्टर आर होल्ड डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट कंपनीज, बाबा माय गॉड, यही 21 हो गए, ये तो 165 लग रहा है। 1 प्राइवेट कंपनी जो डोरमेंट कंपनी है, ओ चलेगा। सो अगर 21 कंपनी है मतलब 20 नॉर्मल वाली कंपनी है, और उसमें एक ऐड कर दो डोरमेंट, तो डोरमेंट तो बेटा एग्जाम है ना 165 के अंदर, कितने भी होल्ड करो डोरमेंट, कितने भी सेक्शन हेड और कितने भी एलएलपीज कवर करो, क्योंकि आपको 165 में एक दिन के ऊपर 10 पब्लिक कंपनी अलाउड है और 10 अदर कंपनी अलाउड है, प्लस आपको जितने चाहिए उतने डोरमेंट अलाउड है, जितने चाहिए उतने डोरमेंट अलाउड है, जितने चाहिए उतने सेक्शन 8 अलाउड है, और जितने चाहिए उतने एलएलपीज भी ले सकते हो, बिकॉज दिन के बेसिस पे ही तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप एलएलपीज में ले सकते हो, तो अलाउड है। नीचे, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन एंड डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर, आगे कुछ बोला है क्या, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम द डोरमेंट कंपनी, सो ऑन 30th June 2019 a private company in which R is holding directorship has become subsidiary of public। oh my god, मतलब ये जो 10 प्राइवेट थी इसमें से एक पब्लिक बन गई, मतलब पब्लिक कंपनी हो गई 11, मतलब हो गया कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन। नीचे वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग द डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर विद रेफरेंस टू 31 मई 2019, 31 मई 2019 को जो होल्ड किया था वो सब वैलिड था, लेकिन 30 जून 2019 को जो होल्ड किया उसके अंदर एक डायरेक्टरशिप हो चुकी है वॉइड, मेंशन करना पड़ेगा, नया पेनल्टी 5000 रुपीज पर डे जो अमेंड हुआ है कंपनीज एक्ट 2019 में। साथ में
ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी कि जो एक्सेस कंपनी आपने ली है उसका 5,000 पर डे लगेगा, और जो एक्सेस रेम्यूनरेशन आपने नई कंपनी में लिया है, जो सब्सिडी बनी है पब्लिक की, वो रेम्यूनरेशन भी आपको रिफंड करना पड़ेगा. Whether company has a power to specify the lesser number of companies in which a director of the company can act, जहां तक मैं गलत नहीं हूं 164, जहां तक गलत नहीं हूं सबसेक्शन 2 में जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन से आप ही के डायरेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो कि वो कितने डायरेक्टरशिप होल्ड करेंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो ये दोनों वैलिड है. नीचे जाते हैं बी. मिस्टर Thangavale anyways is a director in 7 companies with DIN. डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक डिन था, 7 कंपनी में डायरेक्टर है. अगेन अनदर डिन वाज इनएडवर्टेंटली, गलती से अलॉटेड टू हिम व्हिच वाज नेवर यूज्ड फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट विद एनी अथॉरिटी. गलती से डिन आया, कौन यूज करेगा? पागल है, 155 की पेनल्टी लग जाएगी. ही डिजायर्स टू सुरेंदर. हो भैया सुरेंदर करना है ड्रिन. सुरेंदर डिन के लिए DIR 5, DIRS जिसको मैं कहता हूं 5, सुरेंदर द डिन. डिन सरेंडर करना है. कीप ऑल द डायरेक्टरशिप विद द फर्स्ट डिन. पहले दिन में आप जितने डायरेक्टरशिप रख सकते हो. एडवाइज इन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स मेड देयरअंडर सरेंडरिंग द सेकंड डिन इनवायडेंटली ऑब्टेन. पहली बात, जितने बच्चे सोच रहे हैं इसमें 159 का पेनल्टी लगेगा, 2 दिन होल्ड करने का नहीं लगेगा, बिकॉज गलती से MCA ने दिया है, आपने खुद होकर नहीं अप्लाई किया. आप तो उल्टा सरेंडर कर रहे हो, तो आप अच्छे काम कर रहे हो. तो DIR 5 फाइल करो, MCA को एप्लीकेशन करो, डिन सरेंडर होगा. सिर्फ DIR 5 और 2 पॉइंट मेंशन करने के लिए सब 4 मार्क्स दिए, कैश मार्क्स से जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है. क्लियर? ये चीज होने के बाद में क्लॉज नंबर क्वेश्चन सी. मिस्टर K used his car for smuggling a cash and special court found on an occasion of the trial that the offense of the money laundering was committed by Mr. K under a provision. मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा सवाल है, पहला अटैचमेंट वाला प्रॉपर्टी वाला था, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर इशू किया था. ये दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग. द कार वॉज अंडर हाइपोथिकेशन टू नेशनलाइज बैंक. और भगवान, मतलब कार भी लोन के अंदर हाइपोथिकेटेड थी, उसी कार को तुमने स्मगलिंग के लिए यूज किया, वही कार अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जा रही है. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट PMLA एक्ट, एग्जामिन वेदर द कार कैन बी कॉन्फिस्केटेड डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्ट ऑफ इनकुम्बरेंस. कुकुम्बरेंस से बोले, कुकुम्बरेंस. क्लास में बोला था अगर आप कोई भी कार या कोई भी प्रॉपर्टी अंडर PMLA कॉन्फिस्केट करते हो तो इट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सभी इनकम्बरेंस से वो फ्री हो जाएगा, और ऐसा माना जाएगा इट इज होली सोली अ प्रॉपर्टी ऑफ CG. आ जाओ, खतरनाक सवाल पूछा गया है भैया, कभी पूछा नहीं जाता PMLA में ये. आ जाओ, सेक्शन नंबर 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 9 प्रॉपर्टी विल वेस्ट विद द CG. ये एरिया मैंने आपके नोट्स में दिया है, मैं चाहूंगा इसको डाउनलोड करो टेलीग्राम से और इसको पढ़ लो. पूरा CG का कच्चा चिट्ठा मैंने ओवरऑल इसके अंदर दिया है. सेक्शन 5 स्टार मार के मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इनकम्बरेंस भी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मनी लॉन्ड्रिंग भी, मतलब 2 अटैचमेंट वाले सवाल आ गए. ट्रिकीनेस 4 स्टार, क्रॉस रेफरेंस 3 स्टार, डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 4 स्टार. आगे बच्चों एक चीज होने के बाद क्लॉज नंबर D, द लास्ट क्वेश्चन. The committee of the creditor of Messrs XYZ Limited proposed to appoint Ajit, an insolvency professional, as an insolvency resolution professional in a matter of the corporate insolvency resolution process of Messrs XYZ Limited. Messrs Ajit was a promoter of ABC. Hey भगवान, Messrs Mr. Ajit, promoter of Messrs ABC Limited, which is holding company of XYZ Limited. ये तो भैया 5 स्टार होना ही चाहिए. कैसे पूछो, अगर आपको कॉर्पोरेट डेटर में बनना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए आपको इंडिपेंडेंट की डायरेक्टर की कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती है. मैंने मेरे बुक में दिया है ये एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए 149(6) कंप्लाई करना पड़ता है, और 149(6) कंप्लाई करने के लिए उसी के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लॉज B Part 1, the person shall not be promoter of a company, holding company, subsidiary company, associate company. is or was not लिखा था, मैंने was कटवाया था कि कैसा इंटरप्रिटेशन है, जिन बच्चों ने क्लास की उनको याद होगा. तो बंदा ये होल्डिंग का प्रमोटर है. प्रमोटर है मतलब 149(6) गया बेड़ा गर्ग. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन नहीं सकता, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन सकता. तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अजित इज इनवैलिड, और वो एलिजिबल नहीं है फॉर बीइंग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ये चीज मैंने दी है मेरे नोट्स के अंदर भी, और अभी भी दिखा दूं. ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अंडर 149
where the corporate debtor is a company. He is not a related party to a corporate debtor. corporate debtor को related party भी नहीं होना चाहिए. Mr. Ajit is a promoter of holding company of corporate debtor, so he is disqualified to be independent director as per section 149. So he cannot be a resolution professional. Concept covered 5 star. Trickiness 5 star. Cross reference 5 star. And difficulty level 5 star. Overall rating 5 star. अब ये जितने भी रेटिंग है मैंने मेरे ओपिनियन से दिए हैं. आपको हो सकता है इसमें रेटिंग कुछ पसंद ना आए, कुछ पसंद आए, लेकिन मैंने ओवरऑल एवरेज बच्चे के हिसाब से सोचा है. उल्टा एवरेज बच्चे को तो ये पेपर और भी टफ लग रहा होगा. अब ओवरऑल पेपर का एनालिसिस का रेटिंग क्या है? 1 स्टार एक्सपेक्ट भी मत करना, इंस्टीट्यूट कभी 1 स्टार सवाल आपको देगी. 3 सवाल 2 स्टार थे मतलब 6 स्टार्स. 7 सवाल 3 स्टार थे मतलब 21 स्टार्स. 6 सवाल 4 स्टार थे मतलब 24 स्टार्स. 2 सवाल 5 स्टार्स थे मतलब 10 स्टार्स. टोटल सभी स्टार्स मिलकर आपके होते हैं 61 स्टार्स. डिवाइडेड बाय 18 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो 3.5 स्टार टू 4 स्टार ये आपके पेपर का रेटिंग है, जो क्वालिफाई होता है फॉर टफ पेपर. नॉट टोटली डिफिकल्ट और हार्ड, एक्सट्रीमली टफ, बट इट इज अ टफ पेपर. क्रॉस रेफरेंसेस देख सकते हो कितने हैं. अगर आप मतलब ऐसे जो बच्चे हैं, जहां तक मेरे को लगता है जो सिर्फ रिवीजन बैचेस के ऊपर डिपेंड हुए होंगे इन पेपर के लिए, लॉ के लिए, मुश्किल है. मैं एक्चुअली डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ हूं और मैं चाहता हूं आप पास हो जाओ डिस्पाइट सच एनालिसिस, पर मुश्किल है. इंस्टीट्यूट लॉ के पेपर की ले रही है. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज इन्वॉल्व थी. 2 एमसीक्यूज बच्चों ने मुझे पूछा, सर 2 एमसीक्यूज. अब देखो एमसीक्यू पेपर तो हमारे हाथ में नहीं आता, इंस्टीट्यूट वही देती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर प्रोड्यूसर कंपनी का एमसीक्यू, सॉरी प्रोड्यूसर नहीं, सर्फेसिया का सेक्शन नंबर 29 का एमसीक्यू पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उन्होंने एनसीएलटी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एमसीक्यू पूछा था. ये गलत है, ये कतई गलत है. मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज को कल मेल करने वाला हूं. आज की तारीख है अपनी 21 नवंबर. कल 22 नवंबर को मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज को मेल करने वाला हूं कि आपने एमसीक्यू नहीं डालना चाहिए था. मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता. आप भी मेरे साथ बोर्ड ऑफ स्टडीज को मेल डालिए कि ये 2 क्वेश्चंस गलत है. साथ में ये भी लिखिए जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने पिटिशन किया था माइंड के लिए और वो हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो भी लिखिए और बताइए कि ये गलत सवाल पूछे गए हैं. बिकॉज 24 जून का नोटिफिकेशन के हिसाब से सर्फेसिया का और एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू नहीं आना चाहिए था. ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से इट इज क्वाइट फाइन. काफी एनालिटिकल पेपर पूछा है, काफी क्रॉस रेफरेंसेस पूछे हैं. सो दिस इज ओवरऑल एनालिसिस. आई होप आपको एनालिसिस समझते हुए काम आया होगा. नेक्स्ट टाइम आप पास हो जाओ, ये मेरी जरूर दुआ है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, शोहरत कमाओ, इज्जत कमाओ, यही मैं चाहता हूं. सो दिस दर्शन करें. हैव अ नाइस डे. ओवर एंड आउट.